आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सचिन भारद्वाज आप सभी का गैलेक्सी क्लासेस में स्वागत करता हूं और आप सबके लिए गैलेक्सी क्लासेस नए सिरे से नए एसएससी के बैचेज लेके आ रहे हैं। और याद रखिएगा, जितना भी मेरा इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा है कि कोई भी बच्चा जब एसएससी की तैयारी करता है तो साथ साथ अपने स्टेट एग्जाम और सेंटर के बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करता है, क्योंकि भाई बेरोजगारी का दौर है ना। हर एक बच्चा ये चाहता है कि यार एसएससी की जॉब, सीजीएल में जॉब लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का ठप्पा हट जाए हम पर से। तो उसी चीज की तैयारी में हम आपके साथ लेके आ रहे हैं ऑनलाइन कम ऑफलाइन बैच। याद रखिएगा बच्चा, हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो इस तरह से शुरू होगा कि ऑफलाइन बैच चलेगा, साथ साथ उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी यूं की यूं चलती रहेंगी। जो बच्चे ऑफलाइन के साथ साथ इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी देखना चाहेंगे वो भी देख सकते हैं बिल्कुल इजीली। मैं अब सारे फीचर्स आपको बताने वाला हूं कि हमारे बैचेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बैच की सबसे अच्छी बात यह है कि जो 2022 से एसएससी सीजीएल ने, मतलब एसएससी ने सीजीएल का और सीएचएसएल का पैटर्न बदला है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। क्योंकि कहीं पर भी नहीं, सिर्फ गैलेक्सी क्लासेस ऐसा कर रहा है कि टीयर 1 और टीयर 2 को मर्ज करके हम बैच चलाएंगे। और इस बैच की टाइमिंग ऐसा नहीं है कि आपको 5 महीने में, 5.5 महीने में, जैसे कि बाकी सब वादा करते हैं कि यार 5-5.5 महीने में खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। समय आपके सामने लगभग 9 महीने का रहेगा, यह बात याद रखिएगा, 9 मंथ्स। और इन 9 महीनों में आप याद रखिएगा आपको 300 टेस्ट होंगे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, कोचिंग कहीं ले रहे हैं और फिर टेस्ट सीरीज कहीं से खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, फिर वहां पे कुछ समस्याएं आती हैं। लेकिन एक बार आपने गैलेक्सी क्लासेस में एंटर किया तो उसके बाद आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पे पूरा टीयर 1 और टीयर 2 का पढ़ाया जाएगा। मैं कभी ये सोच के पढ़ाता ही नहीं, जो मेरे स्टूडेंट इतने सालों से पढ़े हैं, 8 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, इतने सालों में जितने स्टूडेंट्स ने देखा है, मैं 2015 से जब से देख रहा हूं, मैंने कभी भी ये सोच के कभी नहीं पढ़ाया कि भाई मैं सिर्फ टीयर 1 का पढ़ाऊंगा या मैं टीयर 2 का पढ़ाऊंगा। मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि बालक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़े ही ना। बात समझ रहे हैं? और 300 प्लस टेस्ट आपके होंगे इस 9 मंथ के पीरियड में, जहां पे टॉपिक वाइज जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे ही मैंने मैथ्स का कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। सेक्शनल टेस्ट भी होंगे भाई, अलग अलग, और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस को हम कवर करते हुए चलेंगे। इसके पश्चात सबसे अच्छी बात यह है, जैसे मान लीजिए आप कभी क्लास से एब्सेंट हो जाते हैं, ऑफलाइन क्लास से, तो उन्हीं ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को एक फायदा और है। ऑनलाइन वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, देखिए जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, आपकी क्लास मिस हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको उस क्लास का वीडियो एक्सेस मिल जाएगा और सभी का मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ जिसमें एब्सेंट हो उसी का, सबका वीडियो एक्सेस। आप क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, घर जाके कोई चीज देखनी है, यार नोट्स हमने देखे और नोट्स में कोई टॉपिक ऐसा, कोई पॉइंट ऐसा रह गया जिसमें मुझे लगा कि यार इसको मैं दोबारा सर से समझ लेता ना, या दोबारा सर की बात सुन लेता तो मजा आ जाता, तो हर एक क्लास का वीडियो एक्सेस आपको मिलेगा। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है, वर्कबुक आपको मिलेगी यहीं से, बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना भाई। एक बार गैलेक्सी में एंटर हो, बाद में सिर्फ ऑफिसर बनो, निकल जाओ, कहीं से कोई पैसा नहीं लगेगा। वर्कबुक आपको यहां से मिलेगी, उस वर्कबुक को बना लेना बेटा, बहुत दम लगा के, बहुत कंटेंट अलग अलग तरीके का तैयार करके आपके लिए लेके आए हैं। और याद रखिएगा, हर महीने 2 महीने के बाद ये जो प्रैक्टिस सीट्स हैं ये अपडेट होती रहती हैं। कारण जैसे अभी मार्च और अप्रैल में जो एग्जाम्स हुए थे, मैंने उसके मैथ्स के वो वाले क्वेश्चन, जो नए अलग तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, वो भी बन चुकी है। अभी मई है और मई में अप्रैल का अपडेटेड वर्जन आ चुका है हमारा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये तो आपको मिलेगा ही, इसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या मिलेगी, जो फाउंडेशन बैच है वो आपका शुरू कब से हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में यही आएगा कहीं ना कहीं कि सर फाउंडेशन बैच कब से आ रहा है हमारा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर हमारा फाउंडेशन बैच कब से आएगा। तो याद रखिएगा, हमारा जो बैच बच्चा वो आ रहा है 10 मई से। इसी 10 मई से आपका ये फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। अगर आपको ये है कि यार मुझे इस बैच में एंटर होना है, और याद रखिएगा क्लास मिस मत करना भाई,
फर्स्ट क्लास से मैं आपके साथ बिल्कुल इस तरह से चलूंगा कि अगले 9 महीने में जो अभी सीजीएल होने वाला है 2023 का, और जो सितंबर या अक्टूबर में लगभग मेंस होगा, वहां तक आपका एग्जाम निकलवाने की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ चलना होगा, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको यह है कि आपकी सीट बुक हो जाए, कि आपको ये लगे कि यार मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं हमारे यहाँ लिमिटेड सीट रहेंगे, ऐसा नहीं कि जितनी भीड़ आ रही है सबको बैठा दिया, दूसरा बैच हो जाएगा साथ में, तो आपकी सीट बुक कीजिएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, अपनी इंफॉर्मेशन दीजिएगा, आपकी सीट हाथों हाथ बुक, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल करना। बात समझ में आ रही है? ठीक, ओके। उसके पश्चात ये हमारा फिलहाल आप ये देख लीजिए एड्रेस है। बाकी आप एक बार इस नंबर पे कॉल करके तो बाकायदा पूछ ही सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, भागने की जरूरत नहीं है, कॉल करें, पूछें। आपको यहां पे आके पूछना है, ये आप देख लीजिए अच्छे से, ये हमारा एड्रेस है, यहां पे आके पूछना है तो आके पूछ लीजिए। और आके पूछेंगे तो उसमें आपका फायदा ये है कि हम आपको साक्षात सामने मिल जाएंगे, हमारी और आपकी सामने बात हो जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात जो आज की बात है भाई, जो हम करने वाले हैं, याद रखिएगा बच्चा, आज की क्लास, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मैथ्स के सबसे खतरनाक टॉपिक, मैथ्स का वो टॉपिक जहां से बच्चे घबराते हैं। और अच्छी बात यह है, भले ही प्रीलिम्स हो भले ही मेंस हो, इस टॉपिक की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। इस टॉपिक में वो दम है, इस टॉपिक में वो चीजें हैं जो हर एक बच्चे को, मेनली जो बच्चे आर्ट सेक्शन से हैं, प्लस 1 प्लस 2 जिन्होंने 10th में मैथ छोड़ दिया था, या फिर बीकॉम सेक्शन से, कॉमर्स सेक्शन से हैं, उनको ही बहुत दिक्कत करता है। भूत भागता है भाई, देख के डर लगता है कि ये भगवान ये कहां से आ गया। लेकिन चिंता ना करना, मेरे साथ पढ़ते हुए आप नचा दोगे ज्योमेट्री को, इस चीज की गारंटी है। तो आज हम ज्योमेट्री की कुछ मूलभूत बेसिक बातें करेंगे, और आज के लेक्चर के बाद ही देखिएगा मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हैं जिनको देख के आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि यार हम क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं अगर हमारा हल्का सा बेसिक क्लियर हो जाए तो बिल्कुल नए बच्चे की तरह बिल्कुल साधारण तरीके से बैठ के सुनिएगा, साधारण तरीके से। ऐसा लगेगा भाई 1 घंटे बाद तो कि यार क्यों ना जल्दी से जल्दी जा करके बैच में एडमिशन लेते हैं और शुरू करते हैं कहानी। तो ज्योमेट्री हम शुरू करने वाले हैं आज। सबसे पहली बात बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ चीजें शुरू करने वाला हूं। ज्योमेट्री चीज क्या है भाई? यानी कि ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं बचपन से, हमने 5th क्लास में पहली बार देखा होगा, पॉइंट, लाइन, ये जो चीजें आपके सामने लिखी हैं, पॉइंट लिखा है, लाइन लिखा है, एंगल लिखा है, ट्रायंगल लिखा है, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है, सर्कल है। हालांकि ये सब टॉपिक के नाम है, लेकिन देखा जाए तो ज्योमेट्री शुरू यहीं से हुई है। यार एक काम करते हैं, भगदड़ ना मचाते हुए बड़े प्यार से एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं। गणित समझने के लिए ना आपको कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है कि भाई गणित समझने के लिए पता नहीं ज्योमेट्री समझनी, आज हमें लगे यार पता नहीं क्या देखना है क्या समझना है। सीधी सीधी बात, छोटी सी थिंकिंग है कि बच्चे बन जाओ और सुनो ध्यान से। वास्तविकता में ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें जो हिंदी भाषा में हम कहते थे, जियोइड प्लस मेट्रोन। मेट्रोन यानी कि मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट्स, और जियोइड का मतलब आपने ज्योग्राफी में हल्का सा पढ़ा होगा, भूभाग, जितने भूमि है। याद रखिएगा, पूरा का पूरा जो हमारा ब्रह्मांड बना है उसकी मेजरमेंट्स को पढ़ना ही ज्योमेट्री है। यानी वास्तविकता में ये गणित जो शुरू हो रहा है, इसकी आधार साइंस के आधार पे, और गणित इसको उठाएगा, देखना अभी। तो ज्योमेट्री में जियोइड यानी कि भूभाग जितना है और इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उनको मेजर करना, उनको समझना ही ज्योमेट्री है। बात खत्म। अच्छा ये बताओ मुझे, आपने एक नाम सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, सबने सुना है नाम, है ना? बिग बैंग थ्योरी कहती है यानी कि कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना। कई सारी थ्योरी आई, बहुत सारी थ्योरी आई, ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन जो लेटेस्ट है और जो सबसे अपडेटेड है और जिसको अब तक हम मान रहे हैं, याद रखिएगा ये भी लास्ट नहीं है या बिल्कुल टॉप क्लास नहीं है। और भी कोई साइंटिस्ट कुछ और बात बताए तो क्या पता हम उसको मानने लगे, लेकिन फिलहाल तक हम बिग बैंग थ्योरी को सबसे बड़ा आधार मानते हैं। और बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सर पहले पूरा ब्रह्मांड जो था ना एक पॉइंट था, और देखिए हमारी ज्योमेट्री कहां से शुरू हो रही है, पॉइंट्स। पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट था, एक बिंदु था, इनफाइनाइट एनर्जी उसमें थी। याद रखिए, साइंटिस्ट कितने बड़े हो जाएं लेकिन आखिरकार अंततः वो ये कहते हैं दिस इज ए नेचुरल फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड गॉड।
उसको भगवान का नाम देते हैं। और याद रखिएगा उस पॉइंट का नाम, उस बिंदु का नाम है गॉड पार्टिकल। अगर आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, हालांकि ये मत सोचिएगा मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका आधार साइंस के आधार पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वरना बाकी टीचर क्या करते हैं, आओ भाई टॉपिक पढ़ते हैं, खट 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 खट। अरे टाइम है अपने पास, समय लेंगे ताकि हम किसी को बताएं तो हमें लगे कि हम सिर्फ एग्जाम क्लियर करने नहीं, हमें नॉलेज भी है, हमें पता भी है चीजों का। समझ रहे हैं? एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट, बिंदु, और बिंदु क्या है, ये लो जी। और पॉइंट की बड़ी साधारण सी बात क्या होती है, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, जो पॉइंट की डेफिनेशन हम देते हैं, 4th क्लास से हम सुनना शुरू कर दिए थे। द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग नेग्लिजिबल लेंथ, नेग्लिजिबल ब्रेथ एंड नेग्लिजिबल हाइट। वह छोटी से छोटी ज्यामितीय आकृति जिसकी नगण्य लंबाई, नगण्य चौड़ाई और नगण्य ही ऊंचाई होती है। याद रखिएगा यहां एक मैंने शब्द यूज किया, नेग्लिजिबल, नगण्य। कई बच्चे क्या करते हैं, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। मेरे भाई नो का मतलब तो नो ही हो गया, फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है तो कुछ ना कुछ। अब याद रखिएगा आज आपकी गणित की वो समझ बढ़ेगी, आप बड़े से बड़े महारथी को गिरा दोगे गणित में। कई सारी थ्योरीज हैं, बकवास पढ़ा रहे हैं इधर से उधर, लेकिन आज देखिएगा एक नई चीज, गूगल को हम गलत साबित कर देंगे आज। देखिएगा पॉइंट, लाइन क्या कहती है, लाइन की डेफिनेशन क्या है सर, लाइन के बारे में आप जानते हैं, व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स इट विल मेक ए लाइन। यानी कि पॉइंट को पॉइंट से मिलाया, यहां पे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से यहां मिला दो। सर मैंने पॉइंट किस पास में पॉइंट मिलाया, आपको तो एक पॉइंट ही दिख रहा होगा अभी भी। आप कहोगे सर ये तो लाइन नहीं बनी, लाइन तो ऐसी कुछ होती है, ये है ना, होती है ना। लेकिन मैं कहूंगा सर ये भी लाइन है, बस इस लाइन की लेंथ में माप नहीं सकता, ये भी नेग्लिजिबल है। तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक बहुत सारे पॉइंट की वजह से यहां से यहां तक मेजर कर देना, इसको लाइन बोलते हैं। और लाइन को हम एग्जिस्ट कब करवाते हैं, जब उसकी कोई लेंथ हो जाती है। वास्तविकता में पॉइंट अपने आप में एक लाइन है, बस उस लाइन की लेंथ नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने उसको पॉइंट बोला। याद रखिएगा लाइन का सबसे छोटा रूप पॉइंट है। पॉइंट को हम लाइन बोल सकते हैं, हैविंग नेग्लिजिबल लेंथ। बात समझ में आ गई? ठीक। उसके पश्चात ये लाइन हो गई। हालांकि लाइन में कई तरह की चीजें होती है, जैसे लाइन को हम रेखा बोल देते हैं, उसके बाद रे आता है, लाइन सेगमेंट आता है, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है, ना ही उनको जानने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है हमारे एग्जाम से। क्योंकि हमें इतने पोर्शन में रहना कि एग्जाम रिलेटेड रहे और ज्ञान भी होता रहे। अगली बात आती है बेटा एंगल, यानी कि कोण। अब एंगल क्या है? एंगल होता है द डेविएशन बिटवीन 2 लाइन्स, 2 रेखाओं के बीच में झुकाव, यानी कि एक ये लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में जो डेविएशन है, जो झुकाव है, उसको एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं। बात समझ में आ गई? 2 लाइनें जरूरी होंगी अगर एंगल बनाना है, 2 लाइन्स कम से कम चाहिए। उसके पश्चात अगला नाम है ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या है? याद रखिएगा बेटा, मैं ये जो करवा रहा हूं ना, ये मत सोचना कि जो क्या चीज चल रही है, ये आपका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं मैं ज्योमेट्री का, और नेक्स्ट क्लास से धुआं उड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि धुआं तो आज ही उड़ेगा, अभी देखना थोड़ी देर में, है ना। ट्रायंगल क्या है? त्रिभुज क्या है? ट्रायंगल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, सबसे पहले आप उसकी आधार को जानो, व्हाट इज दिस, है क्या ये चीज यार, क्या है ये, क्या चीज क्या है। अब ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या पढ़ी होगी आपने? 10 क्लोज फिगर, या फिर मैं कह दूं एक क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स, एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं हैं। बच्चा याद रखिएगा, अगर आपने सीधा ये बोल दिया ना, ए फिगर हैविंग 3 साइड्स, नो दैट कांट बी ए ट्रायंगल, वो ट्रायंगल होना संभव नहीं है। नहीं सर, 3 साइड में ट्रायंगल नहीं है। क्लोज फिगर, बंद आकृति बोलोगे तब जाके ट्रायंगल बनेगा। तो आप बोलेंगे ट्रायंगल कौन सर? 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति, ए 3 साइड फिगर, क्लोज फिगर, ए 3 साइड क्लोज फिगर, ट्रायंगल हो गया सर। अब हम क्या कहेंगे, 2 साइड की वजह से ये एक एंगल, यहां एक एंगल और यहां एक एंगल, तो टोटल कितने एंगल? 3 एंगल, इसलिए इसका नाम ट्राई एंगल भी पड़ा, 3 एंगल। बात समझ में आ गई? उसके पश्चात क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसे बोलते हैं हिंदी में चतुर्भुज। जैसे ये हो गया, बिंदु हो गया, लाइन का मतलब रेखा हो गया, एंगल का मतलब कोण हो गया, ट्रायंगल का मतलब त्रिकोण हो गया। त्रिकोण भी बोल सकते हैं, त्रिभुज भी बोल सकते हैं, दोनों नाम इसके होते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चतुर्भुज। अब बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जैसे ट्रायंगल की डेफिनेशन मैंने जानी,
ए 3 साइड क्लोज फिगर, 3 भुजाओं की एक बंद आकृति। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में ए 4 साइड क्लोज फिगर, दैट्स इट, खत्म। ए 4 साइड क्लोज फिगर 1 2 3 4, दैट्स इट। ए 4 साइड क्लोज फिगर, 4 भुजाओं की बंद आकृति, 4 भुजाएं हो, 4 साइड हो, फिगर क्लोज हो, बन गया सर क्वाड्रिलेटर। ठीक, अभी फिलहाल मैं ये ज्ञान नहीं बांटने वाला कि ट्रायंगल कितने टाइप की है, क्वाड्रिलेटर कितने टाइप की है, तो बहुत कहानी बाकी है, खेल है ना। सबसे मेन चीज जो भी बताने वाला हूं आपको मैं, याद रखिएगा बेटा, अभी आप गूगल को गलत करने वाले हैं, और मैं कोई ये नहीं है कि बोल के निकल जाऊंगा, पूरा प्रूफ दूंगा। आप किसी भी मैथमेटिशियन से भिड़ जाना इस बात पे, बात सत्य होगी। अब देखिए, अगला नाम है पॉलीगन, जहां पे हालांकि हमारे एसएससी के सिलेबस में इसकी कोई खास वैल्यू है नहीं, लेकिन याद रखिएगा बेटा, जब मैं ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो पॉलीगन का चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं मेंसुरेशन के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो यही टॉपिक आग उगलता है, यही नाम आग उगलता है उस टाइम पे, क्योंकि यहां से मेंसुरेशन में ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन बना के दूंगा, एग्जाम बनाने वाला सोचेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन डाला जाए तो जो बच्चा सचिन सर से ना पढ़ा हो उसके साथ तो बुरा हाल होगा। अब देखिए, पॉलीगन है क्या? बहुभुज, नाम ही काफी है सर। एक 3 वर्ड बोलूंगा उसमें सिमट जाएगा, ए क्लोज फिगर, हिंदी में बोलो तो एक बंद आकृति, दैट्स इट। मतलब यानी कि पॉलीगन वो है जो बंद आकृति है, दैट इज ए क्लोज फिगर। कोई भी क्लोज फिगर पॉलीगन है, कोई भी क्लोज फिगर पॉलीगन है। इसका मतलब सर क्या ये पॉलीगन है, ये वाला? आप कहेंगे नहीं सर पॉलीगन है ही नहीं, तो क्या सर ये पॉलीगन है? उस 3 वर्ड्स पे याद रखना, एक क्लोज फिगर, एक बंद आकृति, ना ही तो ये बंद आकृति है ना ही ये बंद आकृति है, इसका मतलब ये तो सर क्लोज फिगर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलीगन भी नहीं है। तो यार पॉलीगन कहां से शुरू हुआ फिर? नाम देखिए, ट्रायंगल, ना तो ये बंद हुआ, क्लोज नहीं हुआ, ओपन है, यहां तो मामला ही नहीं है, तो क्लोज कौन सा हुआ? ये वाला क्लोज हो गया। इसलिए आज के बाद अगर आप कहें कि सबसे छोटा पॉलीगन कौन, तो आप कहेंगे सबसे छोटा पॉलीगन होगा सर ट्रायंगल, सबसे छोटा पॉलीगन, क्योंकि क्लोज फिगर होने के लिए 3 साइड कम से कम चाहिए, तो सबसे छोटा पॉलीगन आज के बाद कौन हो गया? ट्रायंगल। अगला नाम सर्कल है भाई, और यहां में पॉलीगन को बिखेर के रख देंगे बिल्कुल। अब आप क्या कहेंगे कि सर ट्रायंगल भी है पॉलीगन, फिर क्वाड्रेटल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनोगन, सारे यानी कि जो होते हैं ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, शतभुज, जितनी भुजाएं बढ़ती रहे सारे पॉलीगन है। लेकिन एक नाम है सर्कल। अब याद रखिएगा बेटा, जो भी बताने वाला हूं ना, जो बालक मेरे से पहले पढ़ा है वो तो जानता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं अभी, लेकिन जो पहले नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुनना, इस बात को लेके गूगल भी गलत साबित कर देंगे आप। सर्कल ये रहा आपका, ऐसे कुछ बनाते हैं ना सर्कल को, मैं कहता हूं ठीक है सर सर्कल है। 10th क्लास में एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे जब मैथ की, या कोई भी बुक आप मैथ की पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो चैप्टर नंबर 10 सर्कल का है। आज आप बैठ के काम करना, गूगल पे बस इतना सा कर देना, सर्कल सर्च करना, और सर्कल की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी देता है या फिर कोई भी बुक दे, द लोकस ऑफ पॉइंट करके स्टार्ट होता है, वो पढ़ना पूरी, और उस डेफिनेशन के अब चीथड़े उड़ेंगे। यहां देखना, वो कहता है कि सर सर्कल जो होता है, मैं किताबों की बात बता रहा हूं, अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं खींच रहा हूं मैं, किताबें ये कहती हैं या सर्कल की थ्योरी कहती है कि एक ऐसी आकृति जिसके जो बहुत सारे पॉइंट से बनी है, सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, जो बहुत सारे पॉइंट से बनी है, जो बहुत सारे पॉइंट से बनी है, और इसको थोड़ा सा भाई अपने मोबाइल या लैपटॉप में देखना है जो मैं बना रहा हूं, इसको थोड़ा जूम कर लेना और मजा आएगा देखते हुए। जो बहुत सारे पॉइंट से बनी है और जो एक पॉइंट से सारे इक्विडिस्टेंट हैं, इस बिंदु को, जहां से सारी ये दूरियां बराबर हैं, सारे बिंदु बराबर दूरी पे बैठे हैं, इस बिंदु को वृत्त का केंद्र बोलते हैं, इस दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, और इन सब बिंदुओं को अगर जोड़ा जाए तो उसे वृत्त की परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं।
परिमाप और परिधि का जिक्र मैं हालांकि अभी कर रहा हूं, लेकिन ये मेंसुरेशन में काम आएगा, वहां मैं बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल मैं इसको यहीं पे दबा दूंगा, हल्का फुल्का बात करते चलेंगे। परिमाप और परिधि का अर्थ ये होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को मेजर करना उसके बाहर से। जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड की लेंथ मेजर कर लो, पेरीमीटर हो गया, दैट्स इट। क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चारों साइड को मेजर कर लो, पेरीमीटर हो गया, दैट्स इट। पेंटागोन है, इसकी पांचों साइड को मेजर कर लो सर, यानी कि जितनी लेंथ बन गई, दैट्स इट, हो गया सर। समझ में आई? तो ये होता है सरकमफ्रेंस, इसका नाम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सिंपल सी बात है। परिधि बोल देते हैं सर्कल को, सर्कल की परिधि बोलते हैं, उसको परिमाप भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो गजब की बात बताने वाला हूं मैं, वो सुनना आप। एक नाम मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि बल्क ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का एक गुच्छा, जहां बीच में किसी बिंदु से इक्वी डिस्टेंट हो सारे के सारे। अब एक बात समझिए आप, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात प्रूव भी की थी और ये बात समझी भी थी कि सर पॉइंट जो होता है उसकी तो नेग्लिजिबल लेंथ होती है, और पॉइंट से पॉइंट मिलाता हूं तो लाइन बनती है। जैसे मान लो यही बनाती छोटी सी, या मैं कहूं जो चीज मैं कर रहा था, एक पॉइंट लगाया, उसके बगल में दूसरा पॉइंट लगाया, तो हो गई सर लाइन, लेकिन इस लाइन की लेंथ नेग्लिजिबल है। आप एक काम करना, छोटे बच्चे जैसे गेम खेलते थे, आप 5 या 7 दोस्त एक साथ बचपन की एक बार याद ताजा करो, या फिर इमेजिन कर लो कि 5-7 दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ इस रूप में, इस तरह से, है ना। जैसे 5 ऐसे खड़े हैं, खड़े हो जाओ सर। ऊपर से जब देखा जाएगा तो वो सर्कल की फॉर्म दिखेगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स होते रहेंगे, यानी कि व्यक्ति होते रहेंगे, वो और थोड़ी सी गोल शेप लेता रहेगा, और जब इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे वो आपको इस तरह से दिखेगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा ग्राउंड फिगर बन गया, गोल बन गया, इनफाइनाइट पॉइंट्स जब हो जाएंगे। और जब सर्कल का नाम सामने आया ना, तो भाई ये बात कही गई थी बकायदा कि सर सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन होता है एक क्लोज फिगर, ये भी एक क्लोज फिगर है, इसकी साइड भी है सर, लेकिन इसकी साइड जो है वो इतनी नेग्लिजिबल हो गई है, इतनी ज्यादा है कि नेग्लिजिबल करना पड़ा सबको, इतनी ज्यादा है। तो सर्कल वो होता है बेटा जो एक पॉलीगन का ही नाम होता है। आज के बाद याद रखना, सबसे छोटा पॉलीगन तो ट्रायंगल होगा और सबसे बड़ा पॉलीगन सर्कल होगा। गूगल करके देख लेना भाई, गूगल बोलता है कि सर्कल इज नॉट ए पॉलीगन। क्यों नहीं भाई, क्यों पॉलीगन नहीं है? पॉइंट से बना है ना, पॉइंट लाइन का ही तो रूप है ना, दैट्स इट। तो लाइन से बनने वाले को हम पॉलीगन बोलते हैं, और वास्तविकता में सर्कल एक पॉलीगन होता है। हालांकि इस बात का, इस थ्योरी का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात का आपकी उस चीज से लेना देना है कि अगर कोई सिरफिरा आदमी आपसे पूछ बैठे कि बेटा किस चीज की तैयारी करते हो, पापा के सामने बैठ के, है ना, तो बड़ी बेइज्जती टाइप होती है, क्योंकि अभी बेरोजगारी एक ऐसा दंश है तो कोई नहीं झेल पाता भाई, सबको बुरा लगता है। तो याद रखिएगा, इस तरह की चीजें जब होती है ना, आप एमएससी मैथ वाले व्यक्ति को टक्कर दे देंगे, उसको लगेगा ज्ञान है यार। और याद रखिएगा बच्चा, जीवन में ज्ञान अगर आपको है ना, कोई नहीं चुरा सकता, ना कोई छीन सकता, वो चीज आपके पास है। पढ़ो कभी इसलिए नहीं कि जॉब लेना है, ये करना वो करना, बहुत टेंशन होगी। पढ़ो इसलिए कि अच्छा व्यक्ति बनना है, पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। और याद रखिएगा, जब पढ़ाई मजाक लगने लगेगी ना, अच्छी लगने लगेगी, जॉब चुटकियों में। आप मेरे साथ रहते रहते जानेंगे कि मैं जब 2015 में पहली बार दिल्ली आया था, तो उसके बाद कितने एग्जाम निकले, बहुत सारी पोस्टें निकली दोस्त। बस ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि पैशन प्रोफेशन दोनों यही है, पढ़ाने में मजा आता है, आपके साथ मिलने में मजा आता है ना। खैर वो जिक्र मैं साथ साथ करता रहूंगा, कई सारी बातें हैं मेरे साथ। आप ना सिर्फ पढ़ेंगे, बाकायदा एग्जाम कैसे निकलेगा, क्या टेक्निक होनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, और आपके अलग अलग तरह के होते हैं ना, सर मेरे जीवन में ना ये समस्याएं हैं, वो सब खत्म होंगी, चिंता ना करो, है ना। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो सर्कल तक हम पहुंच चुके हैं, फिलहाल हम डेफिनेशन कर रहे हैं। उसके पश्चात जो सबसे ज्यादा काम की बात है वो ये है सर कि लास्ट पॉइंट जो आपका है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति। वास्तविकता में ये कुछ भी नहीं है, ये मत सोचना कि ये क्या चीज है। वास्तविकता में अपने आप में ज्योमेट्री है, बस यहाँ पे हम एक्सिस के थ्रू बनाते हैं। वैसे तो यहाँ हम पढ़ेंगे सीधा सीधा, यहाँ तो हम पढ़ देंगे कैसे, सीधा ट्रायंगल बनाया, क्वेश्चन आ गए, फलाना ढिमकाना, उसकी प्रॉपर्टी आ गई। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री बनी कैसे, एक्सिस पे बनती है।
2D ज्योमेट्री बनती है एक्स और वाई एक्सिस पे, यानी कि यहाँ 0 0 होता है ओरिजिन, बचपन से पढ़ते आए हैं। वही यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये प्लस के हैं, यहाँ माइनस के आगे 1 2 3 4 5, यहाँ माइनस के आगे 1 2 3 4 5, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इसका अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना बंद हो गया लगभग, लेकिन मेंस में आता है। तो मैं आपको इसको बहुत टाइम लेके बहुत तगड़े से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दोबारा से आप पॉइंट से लेकर के पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रेटल, पॉलीगन, सर्कल सब पढ़ेंगे दोबारा। ये तो आप पढ़ेंगे लगभग 15-16 घंटे में, 20 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये आप पढ़ेंगे 3-4 घंटे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें होंगी बस। समझ में आई बात? तो ये था आपका सिलेबस का डिस्कशन कि हमारे ज्योमेट्री में आखिरकार आने क्या वाला है। उसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे कि सर अभी मैंने लाइन के बारे में बताया, और मैंने आपको फिर बताया कि लाइन के बारे में ज्यादा जानने की कोई खास आवश्यकता अपने को है नहीं। तो अब हम टॉपिक हमारा शुरू कर रहे हैं धीरे से। जैसे ही पॉइंट, लाइन, इनमें कोई जानने की जरूरत नहीं, उनके बारे में बता चुका हूं। खास बात जो है वो है अगला नाम एंगल। एंगल की डेफिनेशन में आपको बता चुका था। तो टॉपिक जो आने वाला है वो है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल होता कितने टाइप का है ये आपके, हालांकि अब एसएससी सीजीएल में, मैं बकायदा अगर जो बात कहूं तो सीजीएल में एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मिक्स होके बनते हैं ट्रायंगल के अंदर और क्वाड्रेटल के अंदर। लेकिन अगर आपको इन नामों की थोड़ी सी समझ नहीं है तो बड़ी समस्या आती है वहां पे। समझ गए? डायरेक्ट एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनना अब बंद हो गए सीजीएल में, मैं नाम बोल रहा हूं बार बार सीजीएल में, लेकिन अभी भी एमटीएस में, सीपीओ में, स्टेट एग्जाम में, जीडी में, कांस्टेबल में कहीं ना कहीं बन जाते हैं। और बच्चा कभी ये सोच के नहीं चलता यार एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम सब देते हैं आप, ये मैं भी जानता हूं अच्छे से, है ना। खैर, उसके पश्चात टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। सबसे पहला नाम बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें शुरू होने वाली है। जैसे 2 लाइन है, मैं बोलूं सर पैरेलल लाइंस आपके सामने ली गई, ये लीजिए बेटा, डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब हमारा टॉपिक तैयार शुरू हो चुका है, आज हम इसके आधार पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक, एक थर्ड लाइन इनको ऐसे कट करके जा रही है। ये लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समानांतर है। समानांतर का मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस समान है, हमेशा बराबर रहेगा। जैसे रेल की पटरी होती है ना, कहीं घूम जाए लेकिन बीच का डिस्टेंस समान रहेगा, वरना ट्रेन उतर जाएगी सर पटरी से, वैसे ये बिल्कुल हमेशा समान डिस्टेंस पे रहते हैं। तब मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, एंगल 1 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 एंड एंगल 7, एंगल 8। आप मेरे साथ साथ बोलिएगा बेटा, जो बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो साथ साथ बोलिएगा, क्योंकि वहां जब आप ऑनलाइन होते हैं ना आपकी स्क्रीन पे, तो आप खो जाते हैं कहीं, खोना मत, एक झटके में सब नाम सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। ठीक, देखना, एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं कहूं तो जैसे ये लाइन है, इस पे पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। तो उसी तरह से ये बात याद रखना कि सर कि अब ये बात याद रखिएगा कि देखो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है सर, संगत कोण होते हैं। देख लीजिएगा कहां से कहां तक, यानी कि अगर मैं 2 लाइन पैरेलल बनाता हूं, यहां बनाता हूं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत को। उसी तरह से एंगल 1 और 3 अगर बराबर हैं तो 5 और 7 भी बराबर हैं सर। ये लो सर, 5 और 7 भी बराबर हैं, फिर से संगत को। उसी तरह से एंगल 6 और 8 भी बराबर हैं, और उसी तरह से एंगल 2 और 7 भी बराबर, 2 और 4 भी बराबर है, 2 और 4 बराबर है। सब संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के एग्जांपल है सारे के सारे, समझे। उसके पश्चात अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण क्या होते हैं बेटा? ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दिखते अपोजिट तरह। कैसे? जैसे एंगल 6 और एंगल 7 एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि अगर अल्टरनेट की बात लूं तो 6 7 के बराबर होगा। दूसरा बोलेंगे आप 2 किसके बराबर होगा बेटा? सब बोलेंगे सर 6 7 के बराबर, तो 2 किसके बराबर? 3 के बराबर। उसी तरह से ये तो इंटीरियर अल्टरनेट हो गए। एक्सटीरियर अल्टरनेट में क्या होगा? 1 किसके बराबर? सर आप कहेंगे 1 होगा 7 के बराबर, और सॉरी 1 होगा 4 के बराबर, और उसके बाद 5 होगा 8 के बराबर। तो ये होते हैं सर सारे के सारे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। सिंपल सिंपल सी बात समझ गए? दोबारा समझ लो,
ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये इसके बराबर होता है। यानी कि अगर सीधी सीधी बात मैं आपको कहूं, थोड़ा सा अगर मैं इरेज करना चाहूं इसको तो आप इजीली समझ लेंगे। देखो देखिए, ये वाला एंगल इसके अगर बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण होंगे, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के उल्टे में रखे होते हैं। जैसे 1 2 के बराबर है, 5 6 के बराबर है, 3 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर, और 7 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। ये भी इक्वल हो जाएंगे सर, बात समझ में आ गई। उसके पश्चात अगला नाम है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और रिफ्लेक्स एंगल। 3 नाम और है, फिलहाल आप ये 3 समझो, कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट। कोरस्पॉन्डिंग क्या है? 1 और 3, अल्टरनेट कौन हो? 6 और 7, और वर्टिकली अपोजिट 1 और 2। ये सब बराबर होते एक दूसरे के। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। अगला नाम आपका क्या है बच्चे? अगला नाम आपका है लीनियर लाइन एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। समझ लीजिएगा, इनके आधार पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बना भी लेंगे आप। कॉम्प्लिकेटेड होंगे तब भी बना ले जाओगे। लीनियर लाइन एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पर अगर ये एंगल, इधर वाला एंगल, ये मान लीजिए 55 डिग्री का है, तो भैया ये वाला एंगल कितने का होगा? याद रखिएगा, एक रेखा पर बनने वाला सीधा कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 55 है तो ये वाला कितना होगा बेटा? 125, क्योंकि इन दोनों का जोड़ होगा 180। दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? हाँ के ना? सिंपल बात है। उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कहता है जब दो एंगल्स का जोड़, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। दैट्स इट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किनको कहेंगे? जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। खत्म। बोलो हाँ के ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जो मैंने बात है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने पीछे बता दिया क्या है, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तीनों हो गए। सरेखीय यानी कि 180 होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री होते जिनका जोड़ 90 हो, सप्लीमेंट्री होंगे जिनका जोड़ 180 हो। अब बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर डिग्री ही क्यों, रेडियन क्यों नहीं, ग्रेड क्यों नहीं? वो जब मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल बताऊंगा तब आ जाएगा। फिलहाल डिग्री में समझे आप, है ना? ये फिलहाल में ट्रायंगल में आए नहीं, वहां मजा आएगा इस चीज का। तो अगर मैं आज की बात कहूं कि देयर आर 2 एंगल्स ए एंड बी एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, 2 कोण ए और बी हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, और ए की वैल्यू 50 डिग्री है, तो ये याद रखो, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब दोनों का जोड़ 90 है, और ए अगर 50 है तो भैया बी 40 होगा। दैट्स इट। सिंपल सिंपल सा गणित है, दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि सर संपूरक का मतलब, मैं कह दूं एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होंगे अगर संपूरक हैं। तो मैं सीधा बोलूंगा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, अगर ए और बी संपूरक कोण है एंड एंगल ए इज 30 डिग्री, तो बी कितने का होगा? खटाक से बोलेंगे, अगर ये 30 है तो ये 150 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180। यहां तक कंडीशन क्लियर है भैया? 5 नाम पढ़ लिए, बात हो गई। उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे अभी, ठीक। लास्ट, रिफ्लेक्स, पुनर्युक्त। आप हमारी जब वर्कबुक देखेंगे ना, जहां पे आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन दिए गए होंगे, सिलेक्टेड है, टॉप क्लास है, बेसिक से एडवांस लेवल जंप करवा दिया है, तो वहां पे रिफ्लेक्स एंगल के 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके भी आया हूं, थोड़ी देर में दिखने वाला आपको। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे कि आपने एक बात पढ़ी होगी कि सर ये जो पूरा का पूरा सर्कल होता है, यानी कि अगर मैं लाइन बोलूं, ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होता है? बोलो सर 360 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है पीछे वाला पूरा का पूरा। यहां वर्टिकली अपोजिट की बात नहीं कर रहा मैं। रिफ्लेक्स का मतलब, अगर मैं कहूं एंगल x डिग्री है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है, पुनर्युक्त कोण बताना है, तो याद रखिएगा 2 एंगल रिफ्लेक्स जब होते हैं जब उन दोनों का योग, जोड़
360 हो। तो अगर x है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा 360 माइनस x। अगर एंगल 50 है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा 310। अगर एंगल 130 है तो इसका कौन सा होगा भैया? 360 में से घटाओ रे जल्दी से, 230। ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहां तक, इस पॉइंट तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। बात समझ में आई? पक्का? चलिए तो हो जाइए तैयार प्रश्नों के लिए, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है। 3 क्वेश्चन आपके सामने आज हैं आज की क्लास में, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एंगल की इन्हीं टाइप्स के बेस पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, विद डायग्राम प्रॉपर तरीके से, जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को पढ़ने में अगर डायग्राम दिया गया है तो काम आसान है, और एंगल वालों में तो लगभग डायग्राम दिए गए होंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन में डायग्राम नहीं मिलेंगे भाई। कोई 100 क्वेश्चन में एक मिल गया तो बहुत गनीमत, वरना मिलने वाला है नहीं। डायग्राम बनेगा कैसे, अप्रोच कैसे सुधरेगी, वो सब चीजें सिखाऊंगा मैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझें। कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये लो सर, ये ए बी है, ये सी डी है, ओ पर काट दिया, बात खत्म। यहां तक कहानी समझ में आई? पक्का? फिर कह रहा है कि इसने कहा एओसी बीओई 70 है। इसका मतलब बेटा, मैं थोड़ा सा अलग तरह का एक कलर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एओसी प्लस बीओई की वैल्यू 70 है। इसका मतलब एओसी ये रहा, ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा अच्छे से, यानी कि एंगल ये वाला और बीओई ये वाला, इन दोनों का जोड़ 70 है। इतना ही पढ़ के आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि ये बताओ बेटा, इस पूरी लाइन ए बी को अगर मैं देखूं तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? आप बोलेंगे सर लीनियर लाइन एंगल, एंगल 180 होगा। अगर ये पूरा 180 है गुरुजी, तो ये और ये का जोड़ 70, तो ये वाला कितना बचा? हम कहेंगे 180 माइनस 70, सीधा सीधा 110। तो सर एंगल COE हमें पता लग गया 110 डिग्री है। कहानी खत्म सर। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब आगे कुछ चीजें पूछेगा तो हम बता पाएंगे इजीली। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं बीओडी एंगल है 40 का। तो ये लो भैया, बीओडी को भी निपटा लो। ये 40 है जी, ये लो। इसका और इसका जोड़ 70 है, ये 40। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब एक इधर आ जाओ सर। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब कह रहे हैं फाइंड एंगल BOE, यानी कि ये वाला एंगल। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक मार्किंग में कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक तो ये वाला बताना है, और एक कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE, यानी कि COE का उल्टा। और एक बात बताओ बच्चा, इतना तो ज्ञान आपको इतना हो ही गया है कि रिफ्लेक्स एंगल जो पुनर्युक्त कोण होता है वो 360 में से उस कोण को घटा दो तो वो तो निपट गया। तो आप कहेंगे एंगल COE कितना दे रखा है? आप कहेंगे 110 दे रखा है सर, तो 360 में से घटाओ सर। तो 360 में से जैसे ही 110 घटाओगे तो आ जाएगा आपका, इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा 250 डिग्री। ये तो पहला तो ये आ गया सर। हालांकि 250 डिग्री का एक ही ऑप्शन है, उत्तर तो हो ही गया, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। क्या 30 भी है हमारा? बिल्कुल मिलेगा सर। कैसे? ये बताओ बच्चा, क्या आपको ये कोण दिख रहा है कि ये वाला 110 डिग्री का है? ये देखो हमने अभी अभी निकाला है 110 डिग्री, ये वाला दिख रहा है? बोलो हाँ के ना। और ये पूरी लाइन क्या स्ट्रेट लाइन है बच्चे? और स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल कितने का होगा भाई? बोलो से 180, जिसमें से ये 110, ये 40, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 150 हो गया। बोलो हाँ के ना। और ये पूरा 180 था, 180 में से 150 गया तो ये कितना बचा? बोलो सर 30 बचा। तो 30 और 250, यही तो ऑप्शन था हमारा। समझ में आई कहानी? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरे को ये पता था इसका जोड़ और इसका जोड़ 70 है तो ये 110 हो गया, स्ट्रेट लाइन का एंगल है। ये 110 है तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? 360 में से 110 घटा दो, 250, ये तो सीधा मिल गया। फिर कह रहा है ये 40, ये 110, तो ये पूरा एंगल 180, तो 110 और 40 150, तो ये कितना बचा? 30। कहानी समाप्त। समझ में आया? आपके सामने आंसर है सर। बिल्कुल इजी बात हमने की, कोई ज्यादा चीज की भी नहीं। यहां तो सिर्फ एक रिफ्लेक्स एंगल और लीनियर वाला यूज हुआ और कुछ यूज भी नहीं हुआ। चले आगे बच्चा। पक्का? तो लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे खोलते हैं। ये लो सर, एक और एंगल बेस क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है यार, सच में मजा आ जाएगा देख के आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो,
कह रहा है इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, नीचे दी गई आकृति ही ये सर, ये दे रखी आकृति, कह रहा है पी क्यू आर एस के पैरेलल है। मतलब भाई साहब कह क्या रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि सर पी क्यू और आर एस पैरेलल है, यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल होते ही एंगल्स की भरमार खुल गई। हमने कहा अरे सर पैरेलल करो सर, ये लो सर पैरेलल कर दो सर, ये लो, बोलो हाँ के ना। मैं कह दूं ये पी क्यू ले ली, ये आर एस ले ली, उस डायग्राम को देखो निचोड़ के रखेंगे। अभी इसने यहां से यहां पे मिला रखा है, बोलो हाँ के ना। इसने कहा ये 55, ये लो सर ये 55, तो इसका मतलब ये भी 55 होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए बेटा? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो आप कहोगे दिख रहा है सर 55, क्यों मजे ले रहे हो हमारे? 30 और 25 55। मजे नहीं ले रहे भाई, अभी देखना खेल तुम। अब कह रहा है ये कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड एल एम, यानी कि लाइन पी क्यू ये जो सीधी लाइन बन रही है ये वाली, और एल एम ये जो लाइन है, इनके बीच में कहीं काटेंगी जाके, क्या पता। और अगर काट गई तो क्या एंगल बन सकता है वो भी मुझे नहीं पता। तो कहा सर कटवा लो, अगर काट रही है तो कटवा लो, और नहीं काट रही तो कोई इलाज नहीं है सर अपने पास। तो मैं कहूंगा भैया एल एम इधर बढ़ने की बजाय थोड़ा सा इधर बढ़ जाओ। ये लो, हमने इसको लाइन को अपनी तरफ से बढ़ा लिया, कोई समस्या तो नहीं ना भाई, लाइन बढ़ा तो सकते हैं ना। और लाइन पे पूरा ऐसे लाइन जब बनेगी तो उसके एंगल बनेगा 180। तो मैं कहूंगा कि सर ये पूरा एंगल कितना बना? 180 बना, बोलो हाँ के ना। और अगर ये 180 है, उसमें से ये वाला कितना? 155। जो देखो ध्यान से देखो, आपको दिख भी जाएगा, ये लाइन में बना दूं तो 155 है। तो भाई ये वाला एंगल, यानी कि मैं अगर लिख दूं आपके सामने, अगर इस पॉइंट को मैं बेटा क्या कह दूं? ओ कह दूं, तो क्या एंगल, देखो मैं, देखो इधर एंगल ओ एल आर, देखो एंगल ओ एल आर ये वाला आपको कितने का दिख रहा है? अगर ये 155 है तो क्या ये 25 दिखेगा भाई आपको? बोलो। आप कहेंगे बिल्कुल दिखेगा सर। क्यों दिखेगा 25? क्योंकि ये पूरा 180 होता है, तो ये 155, तो ये 25। भाई 180 में से घटाना है, कुछ भी नहीं करना। बोलो हाँ कि ना। भाई पूरे का एंगल 180, 180 में से 155, तो ये बचा 25। अरे भाई साहब ये तो मस्त चीज हो गई यार। बोलेंगे सर क्या हो गया ऐसा, आप हमें तो बता दो, अकेले अकेले खुश हो रहे हो। देखो ध्यान से, इसको मिटा लो, क्योंकि अभी देखो क्या होने वाला है। इस एल को यहां खींच लो, कहो ये लो भाई एल तुम भी आ जाओ इधर, ठीक। और इसको मैंने जो आगे बढ़ाया, यहां पॉइंट ओ बनाया, यहां से ये बताओ ये पूरा एंगल यहां से जो मिला, क्या ये 155 था बेटा? और ये 25 था क्या? और ये बताओ भाई, अगर मैं छोटी सी बात आपसे पूछूं, ये देखो इधर, क्या ये वाला एंगल भी 25 दे रखा है? देखो इधर ये 25, ये भी 25। अल्टरनेट एंगल बराबर कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल हो। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि एल एम आर एस के पैरेलल है, और पहले से कह भी रहा है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। सर पैरेलल का साइन होता है दो खड़े डंडे ऐसे मारो, है ना। और पी क्यू आर एस के पैरेलल है, आर एस एल एम के पैरेलल है, तो पी क्यू एल एम के पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोलो सर या तो 0 डिग्री बोल दें, और 0 ना हो तो कितना दिख रहा है ऑप्शन? 180 डिग्री बोल दें। कहानी समाप्त हो गई सर। भाई दो पैरेलल लाइन मिलेंगी कभी, है नहीं, तो उनके बीच में एंगल बनेगा भी नहीं, तो बोलूंगा 0 डिग्री। लेकिन यहाँ 0 का ऑप्शन नहीं है, तो बोलूंगा 180। बात खत्म सर, दैट्स इट। बोलो हाँ क्या ना, क्योंकि 0 और 180 दोनों, अगर मैं स्ट्रेट लाइन बोलूं तो ये 0 एंगल भी हो रही है, 180 भी है सर, है ना। ये बातें सारी डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो। ट्रिग्नोमेट्री में खेल अलग बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल ज्योमेट्री के हिसाब से ये चीज नॉर्मल है। तो उत्तर आया 180। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या बच्चा? पक्का? क्यों? क्योंकि ये 25, ये 25, अल्टरनेट एंगल बराबर, अल्टरनेट एंगल जैसे ही बराबर हुए तो हो गई पैरेलल। ये पहले से पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल। जैसे कहते हैं ना, हम तुम्हारे दोस्त तुम हमारे दोस्त, तो हम तुम्हारे दोस्त, है ना। कहानी बन गई, दैट्स इट। आओ सर क्वेश्चन नंबर 3 पे चले भैया। कोई एतराज ना हो तो आपको, है ना। और आज का अंतिम प्रश्न है, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। अरे बाप रे, ये कैसा कैसा क्वेश्चन डाल दिया भैया। मेरे आखिरी प्रश्न है तो थोड़ा सा ठीक ठाक डालना चाहिए मुझे, है ना। एक बार पढ़ो जल्दी जल्दी, इसको बनाओ जल्दी से। कह रहा है 3 स्ट्रेट लाइन एक्स वाई एंड जेड आर पैरेलल। ये लो भैया, पैरेलल होते ही कहानी क्या बनी? एक्स वाई और जेड पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, सब एक दूसरे पैरेलल हैं।
तो पैरेलल होते ही सबसे पहली कहानी तो क्या बन गई, कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, रिफ्लेक्स, खोल दो सबको भाई साहब एक साथ, और क्या कहोगे कि सर अगर ये पैरेलल है तो आगे कहानी पूछ लो। कह रहा है एंगल दिए हुए हैं, देखो जो जो आपको दिख रहे हैं, कौन सा, ये एंगल 125, ये एंगल 80, और ये 80 तो ये वाला कितना बेटा, मैं अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में, चिंता ना करो। ये 30 तो ये वाला कितना हो जाएगा, वो भी पता है आपको। पूछा कौन है वो जानो। कह रहा है फाइंड एंगल AFB, मतलब ये वाले भाई साहब बताने हैं, और मैं ये क्वेश्चन आपके इसी डायग्राम में सोल्व कर दूंगा, आप देख लेना। ये वाला एंगल पूछा गया सर आपसे, AFB, बोलो हाँ के ना। ठीक बच्चे, ये बताओ अगर आपको एंगल AFB पता करना है तो आपको ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल AFB, ये बताओ एक त्रिभुज के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। और अगर आपको बाकी दो एंगल मिल गए तो उसको 180 में से घटा दो डिग्री में से, तीसरा एंगल अपने आप बन जाएगा। तो देखो सर कहानी बिल्कुल इजी, खटाखट चलेगी कहानी। देखो इधर, ये बताओ ये 30 तो ये वाला भी 30 होगा, यानी कि ट्रायंगल AFB में एंगल B 30 का निकल गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, बात खत्म। अब ये बताएंगे ये 125 है पूरा का पूरा, तो ये भी तो 125 होगा ना, अरे हाँ के ना, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा 125, और 125 में से आप ये बता दो सर ये कितना है, 30, 125 में से 30 घटाओ, कितना बचा सर, आप कहोगे घटा लो सर 95 बच गया गुरुजी। ठीक भाई साहब। अच्छा ये बता दो, ये पूरा एंगल अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल भी तो 180 होगा ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, जिसमें से एक ये लाइन यहां डाल दूं और एक ये लाइन यहां डाल दूं, तो अगर ये 95 है, ये 30 है, तो भाई ये कितना होगा, बोलो सर ये पूरा 180 होगा। जिसकी वजह से ये वाला कितना बना, या तो मैं ये कह दूं ये 125, तो ये कितना सर, सीधा ही बोल दो, इतना झमेला क्यों घुमाना। बोलो सर मजे मत लो सर, जल्दी बता दो सर, ऐसे क्यों घुमा रहे हो सर। अगर ये 125 तो ये भी 125, तो ये एंगल सीधा सीधा बोलो कितना हो गया, 55 डिग्री, 55 डिग्री हो गया सर ये लो, बोलो हाँ के ना। ठीक, सीधा सीधा बात है, कहीं से घुमा लो। देखो वही बात है ना, सांप को कहीं से पकड़ो, आगे से पकड़ो, पीछे से पकड़ो, काटेगा दोनों तरफ से। वही बात है भैया, उधर सो जाओ इधर सो जाओ, ये तो 55 आना ही आना है, इधर से चल पड़ो या सीधा मार दो 125 तो ये 55, बोलो खत्म कहानी। अरे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। जैसे ये 125, ये पूरा 125, तो ये कितना 55, बोलो हाँ के ना। जिसकी वजह से क्या फायदा मिला हमें, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि ट्रायंगल ABC में एंगल C है 80, एंगल B है 55, तो बेटा ये वाला कितना बचेगा, बोलो। आप कहोगे 80 और 55 को जोड़ो 135, तो ये बचा कितना सर, घटा दो 45, जिससे ये वाला एंगल कितना बचा, क्योंकि ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ कितना होगा 135, और यही तो ट्रायंगल है सर। यहाँ पॉइंट है A, यहाँ पॉइंट है B, यहाँ पॉइंट है F, इस पॉइंट पे ये वाला एंगल कितना है 30, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला कितना है 135, दोनों को जोड़ो 135 और 30 कितना 165, जिससे ये कितना हो गया 15, खत्म। मैं ये क्यों धीरे धीरे कहानी बना रहा हूँ हर क्वेश्चन की। कई बालक जो एक्सपीरियंस बच्चे देख रहे हैं, अरे सर इतना टाइम लेते हो सर, खटाक से उड़ा देते। क्योंकि भाई याद रखिएगा, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को तो एक झटके में समझ आ जाती चीजें, लेकिन जिन्होंने पिछले 3-4 साल से 10वीं के बाद मैथ छेड़ा ही नहीं ना, और जो +1 +2 कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, अब उनको लगा है भाई CGL की तैयारी कर लें, कोई फायदा नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन चिंता न करना, है ना, जैसे ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, वैसे ही यहाँ भी एक बार इन आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चों को आपके बगल में ले आऊं मैं लेवल पे, कि जब आपकी इनकी समझने शक्ति बराबर हो जाए, 2-3 क्लास लगेंगे, उसके बाद जो गुलछर्रे उड़ेंगे ना, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, ये कहते हैं सर मैथ को तो नचा देंगे, वो भी कहेंगे हाँ सर हम नाच रहे हैं अब, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा घूम गया। और आर्ट वाले कहेंगे सर अपना ठीक है, क्योंकि अपन बेसिक से चले थे तो अपनी बात ठीक है। तो ईगो मत लेना भाई, ज्योमेट्री बड़े बड़े को ढेर कर देगी, ठीक है ना। धीरे धीरे चलो, 1-2 दिन में ऐसा लेवल बनेगा घूम के आओगे बिल्कुल, बोलो हाँ के ना। कहानी समझ में आई, पक्का। तो आज हमारे ये 3 प्रश्न थे बेटा जो आज हमने सोल्व किए थे, और आज की क्लास में इतना ही है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुख्यतः याद रखिएगा, जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, इस बैच की जो सबसे मेन खासियत बात है ना भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ आपको 300 टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन, चाहे ऑनलाइन देना चाहो ऑफलाइन देना चाहो, 300 प्लस टेस्ट। और याद रखिएगा बच्चा, हम बाकियों की तरह नहीं है कि जो बोलेंगे बाद में करेंगे, सर हमसे नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। हर बात आपको दिख रही है सामने, आप आके बोलेंगे, उससे पहले आपके हाथ में होगी चीज़ें। एक सिस्टमेटिक वे चलेगा, 9 महीने से पहले ख़त्म होने से रहा। हालांकि जो अब की बार सीजीएल वाले बच्चे हैं, जिनका जुलाई में सीजीएल का एग्ज़ाम है, वो ये सोच के मत चला कि 2 महीने में उड़ जाएगा, क्या काम बन जाएगा आपका। क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है ना। मेंस जो है अपना, जो मेंस का एग्ज़ाम है, वहाँ एग्जाम क्वेश्चन चाहिए। तब तक तो यार रगड़ के रख देंगे, टेस्ट पे टेस्ट, बुरा हाल कर देंगे हम पूरे सिलेबस का, समझ रहे हैं। और याद रखिएगा बच्चा, मेरे साथ पढ़ते हुए आप न सिर्फ ये बात जानेंगे कि पढ़ना कैसे है, सिलेबस क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से लेके क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज पकड़नी है, कहां से नंबर ज्यादा बनेंगे, हर चीज बताऊंगा। बस साथ रहना। और याद रखिएगा, जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ऑफलाइन में आप मेरे सामने होंगे या ऑनलाइन में आप मेरे पास होंगे, तो ऑनलाइन वालों तो मैं जुड़ा रहूंगा, है ना। ऑफलाइन वाले जो बच्चे मेरे साथ होंगे या ऑनलाइन में आप मेरे साथ जुड़ेंगे, तो किसी भी तरह का प्रश्न, कोई भी दुविधा हो, बिल्कुल पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी जॉब लगे वही सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही। बैच हमारा शुरू हो रहा है 10 मई से, आपको पता ही है। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना सीट बुक करवा सकते हैं, या फिर इस एड्रेस पे आप मिलने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सामने मिलेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपको 10 मई से सुबह। ठीक, समय आपको यहीं से पता लगेगा, है ना, समय पता कर लीजिएगा। चलिए, आपके साथ इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।